वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ PYQs 2025 का 6 जनवरी को जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था एक ही शिफ्ट में, वो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। उसमें से सिर्फ मैंने 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें से उन 20 क्वेश्चंस में से जितने भी ऑप्शंस हैं उनके भी थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है पेपर उनमें से भी सेट हो सकता है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, वो सुनो। नो राइट्स पे कैन बी गिवन टू अ मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। तो राइट्स को हमेशा याद करना है हमें कि राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट या सोशल क्लेम से डील करेगा। ठीक है, राइट्स हमेशा सोशल इंटरेस्ट या सोशल क्लेम से डील करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे पहले चलो, क्या बोल रहा है, राइट्स अ सेल्फिश क्लेम। क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा, तो इसको एलिमिनेट करो। सी पे आते हैं, राइट्स कैन हैव एंटी सोशल कैरेक्टर। नहीं होगा, तो इसको भी एलिमिनेट करो। बी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ग्रांट ऑफ राइट्स हैज नो कंसर्न विद द सोशल इंटरेस्ट। इसको भी एलिमिनेट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म डज नॉट बिलीव। ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म डज नॉट बिलीव। मॉडर्न लिबरलिज्म क्या बोलता है? लिबरलिज्म का क्या मानना है? इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए। ठीक है, स्टेट का जो है मिनिमल रोल होना चाहिए। तो मॉडर्न लिबरलिज्म किसको अपोज करेगा? एक ही चीज को अपोज करेगा ना यार, सोशल लिबरलिज्म को। तो मॉडर्न लिबरलिज्म कहीं ना कहीं स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट की तरह देखता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी, क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर, पॉजिटिव फ्रीडम, मिनिमल स्टेट, कहीं ना कहीं मॉडर्न लिबरलिज्म से एसोसिएट आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए होता है आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है, देख के पहले भागोगे तुम लोग, पर भागना नहीं है बिल्कुल भी, इसमें हमें कीवर्ड्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सुनो। वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री मेरा एक कीवर्ड है, इसको ध्यान से पकड़ के रखो। एज सच दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, हुज थीसिस इज दिस। दो मिल गए मुझे, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, एंड ऑफ हिस्ट्री। एक ही बंदा मुझे याद आ रहा है, वो है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा, जिनको हम एंड ऑफ हिस्ट्री के लिए जानते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के लिए जानते हैं। तो फ्रांसिस फुकुयामा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। डेनियल बेल, जिनको याद करो आप एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लिए। मैकिंटायर, जो है आफ्टर वर्च्यू नाम की एक बुक लिखते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन, जो एक लिबर्टेरियन है। एंड उसी के साथ उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हम देखते हैं, उनकी बुक्स का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है एंड PYQs में बहुत बार रिपीट हुई है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो कि लिखी गई है 1962 में। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय CB मैकफर्सन। ये इसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, जो जनवरी वाला पेपर था उसके उस टाइम पे मैंने ये आपके लिए वीडियो लेके आई थी, जिसमें जितने भी रिपीटेड थॉट्स, PYQs एंड जैसे ये स्टेटमेंट, ये वर्ड किसने कॉइन किया है या ये वर्ड किसने कॉइन किया है, वो सब मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी उस वीडियो में। 12 मिनट की वीडियो है। आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया था उस वीडियो पे एंड इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो जिसमें मुझे इतना प्यार मिला था, बट शायद अभी आप लोग वो देख नहीं रहे। बट प्लीज़ देख के जाना, कभी भी कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो उसके पहले वो वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैंने कवर किया। तो उसी में से अगर देखा होगा किसी ने वीडियो, तो सीधा आंसर लगाओगे पोजेसिव लिबरलिज्म। तो CB मैकफर्सन अर्ली लिबरलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? पोजेसिव लिबरलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स। सबसे पहले क्या है, थ्योरी ऑफ एलियनिज्म। कौन कहेगा ये ऑप्शन नहीं है? तो फिफ्थ का ए तो हटाओ, ए तो होगा ही होगा। सरप्लस वैल्यू, वो भी इनका है। सरप्लस वैल्यू का आइडिया किससे इन्होंने उठाया था या किससे इन्होंने बोरो किया था आइडिया? सरप्लस वैल्यू का आइडिया किससे बोरो किया था, किसी को याद आ रहा है? इट वॉज डेविड रिकार्डो। रिकार्डो की थ्योरी थी सरप्लस वैल्यू की, जिसको कार्ल मार्क्स ने उठाया था या कार्ल मार्क्स ने अडॉप्ट किया था। सी ऑप्शन है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, कार्ल मार्क्स का ये यार आइडिया। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ये बुक कौन लिखता है? कार्ल मार्क्स के बेस्ट फ्रेंड एंजल्स ने। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटेड दैट लाइफ इज अ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर दैट्स इजीज ओनली इन डेथ। बहुत भारी स्टेटमेंट है, कौन बोल सकता है ऐसी स्टेटमेंट? देखो एरिस्टोटल बोलेगा नहीं पावर पे इतना रूट स्टेटमेंट, रूसो होगा नहीं, बचते हैं दो, या तो मैकियावेली होगा या तो हॉब्स होगा। एंड जब भी अगर मुझे इतना रूट स्टेटमेंट आएगा तो मैं हमेशा हॉब्स को चूज करूंगी, क्योंकि हॉब्स ही एक ऐसा है जो पावर को इतना ज़्यादा एक रेस्टलेस परपेचुअल डिजायर की तरह मानता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का है ऑप्शन नंबर सी, हॉब्स। ठीक है, आते हैं 7 पे, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वॉर? हु अमंग द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वॉर? कौन लिखा है? मैकियावेली है, माओ है, हॉब्स है, ये सब ऑप्शंस है मेरे पास। कौन लिखेगा द आर्ट ऑफ वॉर? सोचो कौन लिख सकता है द आर्ट ऑफ वॉर? कौन लिखेगा? मैकियावेली है, माओ है, हॉब्स है, रूसो है। द आर्ट ऑफ वॉर नाम की बुक जो है वो मैकियावेली लिखते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की बुक के अगर यहाँ पे मैकियावेली नहीं होते तो सांजू होते, तो सांजू लिखते हैं, वो एक चाइनीज थिंकर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? सुनो, इसमें भी कीवर्ड ढूंढना है तुम्हें, ठीक है, ध्यान से सुनना। रेवोल्यूशनरी वायलेंस इज नॉट जस्ट कैथरेटिक, फिर से पढ़ रही हूँ, रेवोल्यूशनरी वायलेंस इज नॉट जस्ट कैथरेटिक बट इट ऑल्सो अलाउज द कॉलोनियल सब्जेक्ट्स टू रिक्रिएट देमसेल्व्स। हूज स्टेटमेंट इज दिस? क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस पहले एलिमिनेट करो। मुझे तो अगर मुझे नहीं पता होता तुम्हारी जगह पे, अरे बाप रे स्टेटमेंट में, तो मैं पहले कीवर्ड ढूंढती। कीवर्ड मुझे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, एक है रेवोल्यूशनरी वायलेंस और दूसरा मुझे मिल रहा है यहाँ पे कॉलोनियल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करती हूँ। सबसे पहले हाना आरेंट दिख रही है। हाना आरेंट क्या कॉलोनियलिज्म से कभी रिलेट हुई है? कैसे होंगी यार, हाना आरेंट तो टोटलिटेरियन थिंकर है, तो पहले हाना आरेंट को हटाओ। फ्रांस फैनन पे थोड़ा होल्ड करते हैं, फ्रांस फैनन तो कॉलोनियल पे लिखते हैं, तो इनको भी होल्ड करते हैं, चलो ठीक है, बी को अभी आप अपने पास रखते हैं। सी मैकियावेली, मैकियावेली कॉलोनियल रेवोल्यूशन का कोई काम है मैकियावेली में? नहीं है, तो हटाओ इसको भी। हॉब्स पे आते हैं, हॉब्स कॉलोनियलिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हॉब्स को भी हटाओ। तो 8th क्वेश्चन का हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस फैनन। फ्रांस फैनन ना ही सिर्फ कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे लिखते हैं, बल्कि इनकी बुक्स भी जो है ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, सब ऐसे ही टाइटल या थीम पे है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इसमें से कौन सी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है? नॉट को बिल्कुल मत इग्नोर करो। सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, बिल्कुल डीडीयू का कॉन्सेप्ट है, तो इसको तो पहले हमें कंसिडरेशन में रखना है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का भी आइडिया देते हैं डीडीयू, तो इनको भी रखना है। कल्चरल नेशनलिज्म का पे थोड़ा मैं डाउट हूँ, कल्चरल नेशनलिज्म आई डोंट थिंक सो डीडीयू जो है वो देते हैं, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो डीडीयू के लिए मैं कल्चरल नेशनलिज्म नहीं लूँगी। डीडीयू का जो आइडिया है कहीं ना कहीं मुझे लगता है चिट्टी का कॉन्सेप्ट, जब आप देखते हो चिट्टी का कॉन्सेप्ट, तो चिट्टी का कॉन्सेप्ट क्या देते हैं? चिट्टी के कॉन्सेप्ट में डीडीयू जो है वो एक तरीके का ये समझाते हैं आपको कि कैसे जो नेशन है वो एक सोल है, ठीक है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं आइडिया को करते हैं। चिट्टी जो है वो एसेंस मानते हैं सोल ऑफ नेशन को, जो फंडामेंटल है, कल्चर है, डायरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं डीडीयू का चिट्टी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिट्टी का कॉन्सेप्ट को अगर मुझे कोई कहेगा मैं कल्चरल नेशनलिज्म से जोड़ूं, तो यस आई कैन, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, कंसिडरेशन ऑफ मैन एज एटम्स, आई डोंट थिंक सो डीडीयू ने कभी इतना साइंटिफिकली जो है मैन को देखा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए को आप आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ती हूँ मैं। वी विल गेट नथिंग बाय अपीलिंग टू और शाउटिंग horse in the ears of the British bureaucracy in India. Who said this? इतना हार्ड स्टेटमेंट कौन बोलेगा, सोचो। देखो मुझे यहाँ पे एक ही एक्सट्रीमिस्ट थिंकर दिख रहा है और जो तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है,
तिलक है यार, सिंपल सा ऑप्शन तुम्हें देख के ही पता लगा लेना चाहिए। चंद्र बोस होंगे नहीं, सुभाष चंद्र बोस का हमने उतना पढ़ा भी नहीं है इनके बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में भी हमने इतने नहीं, अम्बेडकर ऐसी बात बोलेंगे नहीं, बसता कौन है, तिलक बसते हैं, एक्सट्रीमिस्ट थिंकर है। तो 10th क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी। 11th क्वेश्चन पे आओ। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट को बिल्कुल मत भूलना, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन नंबर ए, सिटीजनशिप प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। 11th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया था कि सिटीजनशिप जो है आपका कहीं ना कहीं जो है वो आया था आपका 26 नवंबर को ही लागू हुआ था। बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु वॉलंटरली, अपनी स्वयं इच्छा मर्जी से अगर वो एक्वायर कर रहा है सिटीजनशिप एक फॉरेन कंट्री का, तो उसका इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। सही बात है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वो कहलाएगा। ठीक है, सी क्वेश्चन पे आते, सी ऑप्शन पे आते हैं आपके। अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन साइमल्टेनियसली बी द सिटीजन ऑफ द अनदर कंट्री। नो नो नो, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। अगर आप एक बार भारत के निवासी हैं तो हैं, अगर एक बार आप भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं तो आप दोबारा से नागरिकता को नहीं पा सकते हैं, until and unless there is a some procedure that you have to follow up। तो 11th जो क्वेश्चन है उसका होता है ऑप्शन नंबर सी आंसर, विच इज नॉट करेक्ट। एंड लास्ट ऑप्शन भी देख लो, पार्लियामेंट के पास पावर होती है सिटीजनशिप के प्रोविजंस को जो है वो डिफाइन करे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11th का है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पेरियर रामास्वामी आर्ग्यूड इन द फेवर ऑफ, किसके फेवर में बात करेंगे, देखो पहले ऑप्शंस। कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम, पेरियार और कास्ट का कोई कनेक्शन बैठ रहा है यहाँ पे, तो तुम तुकबंदी बिठा पाओगे, पेरियार क्यों कास्ट को सपोर्ट करेगा यार, तो ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर दो। बी है ह्यूमन डिग्निटी, इस पे होल्ड कर सकते हैं। सी पे आओ, वर्णाश्रम सिस्टम, इसको भी क्यों सपोर्ट करेगा, इसको भी हटाओ। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहे हैं, स्टेटस ऑफ हिंदी इन इंडिया, नो यार, ऑप्शन नंबर डी को भी हटाओ। तो 12th क्वेश्चन का जो आपके पास एक लौता अच्छा ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, हु कंसिडर्ड ब्यूरोक्रेसी एज द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनस। कौन होगा सोचो, मार्क्स होगा यार, कार्ल मार्क्स। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनस की कौन ही बात करेगा, मार्क्स बात करेगा। लेनिन का स्टेटमेंट किसी को याद है, लेनिन का ऑन स्टेट, लेनिन क्या बोलता है, स्टेट एज दी, उनकी बुक भी है द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन, जिसमें वो क्या बोलते हैं, स्टेट एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। याद आया किसी को, लेनिन का स्टेटमेंट, स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। मिलीबैंड एंड पॉलिंटाज, किसी को याद आ रहा है मिलीबैंड एंड पॉलिंटाज का जो डिबेट चला है पूरा, ये बेसिकली मिलिंटाज एंड पॉलिंटाज का जो डिबेट है वो होता था, बेसिकली मार्क्सिस्ट थ्योरी होती थी मिलीबैंड की, एंड पॉलिंटाज जो थे वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इन नेचर थे। तो मिलीबैंड एंड पॉलिंटाज का जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मार्क्सिस्ट जो है पूरा वो डिबेट चलता था। 14th क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन सबसे इजी 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 मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर कहूँगी मैं, क्योंकि तुम्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा, तुम पढ़ो खुद, 1 सेकेंड लगा के पढ़ो, सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी से शुरू करूंगी एंड यू विल जस्ट गेट द आंसर, एंड यू विल बी लाइक अरे यार ये तो ऑप्शन डिफिकल्ट था ही नहीं, बहुत इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, देखो, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है भाई, इतना रुकते हैं, ऑप्शन नंबर ए से चल लो, अगर डी से कोई नहीं चलना चाह रहा है तो। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ओपिनियन नहीं बनाएगी, काम ही है यार उसका, वो तो बनाएगी। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, अरे बिल्कुल बनाती है, रूलिंग पार्टी होती है ना पॉलिटिकल पार्टी, और ऑल्टरनेटिव मतलब कि ऑपोजिशन भी होती है, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल एजुकेशन टू पब्लिक, बिल्कुल होती है कि आप 18 के होते हैं तो आपको वोट करना चाहिए, पूरा आपको बताती है आपके राइट्स के बारे में, तो बिल्कुल करती है। डी ऑप्शन पढ़ो, टू कंट्रोल द जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टी जुडिशरी को कंट्रोल करेगी, अरे कभी नहीं हो सकता है। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
इसमें भी तुम्हें बिल्कुल समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस किस को एक्सेप्ट करेगा। डायनेमिक होता है, बिल्कुल होता है। वैल्यू बेस्ड होगा, कल्चर बेस्ड होगा, क्या पार्टी बेस्ड कह सकती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कभी पार्टी के बारे में बात करता है किसी, कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के बारे में बात करता है कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, बट क्या वो कभी पार्टी के बारे में बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही ले लो, क्या वो कभी पार्टी, इंडियन की जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके बारे में बात करता है, नहीं बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो आपका, वो कभी भी पार्टी बेस्ड नहीं होगा। तो दिस मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड, ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो कभी भी पार्टी बेस्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग distinguished between the interest articulation function and the other anomic group functions। 16 क्वेश्चन का अगर थोड़ा बहुत भी एलमेंट, पोवेल, कॉलमन पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो में जाओ, देखो, पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। मैं आप लोगों के लिए जल्दी जो है एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एकदम छोटी सी वीडियो लाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं लाऊंगी, क्योंकि करके जाओ तो एटलीस्ट इतना है कि उसमें क्वेश्चन कवर अप कर लो। तो इसमें सीधा आंसर मैं बता देती हूँ, 16 का है ऑप्शन नंबर बी, एलमंड एंड कोलेमन। 17 पे आओ, 17 भी एकदम लड्डू क्वेश्चन है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। सिंपल सा देख लो, ऑप्शन नंबर बी पे जाओ, एनएसजी। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप को तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, क्योंकि वो उसका अगेंस्ट में था ना, क्योंकि एनएसजी में क्या था कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्हीं के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स रहेगा, तो इसलिए वो एनएसजी कभी ज्वाइन ही नहीं किया इंडिया ने, ठीक है। एंड उसी के साथ जो पोखरण अटेम्प्ट कर लिया था इंडिया ने, इस वाले क्वेश्चन में बता रही हूँ मैं, जो पोखरण 1 एंड पोखरण 2 हो गया था, उसके वजह से लगता था सारी जितने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि इंडिया इज इज नॉट एक्चुअली हैविंग दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू होल्ड द न्यूक्लियर वेपन, तो इसलिए एनएसजी का कभी मेंबर बना ही नहीं इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इशू रिलेटेड टू द न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर। आईआर और रियलिज्म अगर थोड़ा सा भी जानते हो तो क्वेश्चन एकदम ईजी है क्रैक करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्टर्स रिएक्ट इन एन एनार्किकल एनवायरनमेंट। अराजकतावाद की कोई भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है, ओवर आर्चिंग अथॉरिटी नहीं है, सिंपल सी बात है, सही है। एक्टर्स रिएक्ट इन एनार्किक एनवायरनमेंट, सिंपल है। 18 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर इज अ मेजर डिटर्मिनेंट, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन पे भी करेक्ट मारो। एनार्किक भी कह रहा है, एक्टर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो क्या एंगेज करेगा वो मोनोपोली कैपिटलिज्म पे? ये अटपटा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? ये कहीं ना कहीं लिबरलिज्म के आइडिया को नहीं लेके आ रहा है। हम बात करें न्यू रियलिज्म की, ये बात कर रहा है कैपिटलिज्म, मोनोपोली कैपिटलिज्म की। तो 18th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, तो 18th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है तुम्हारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लो पर, डिस्ट्रस्ट एंड फियर अमंग एक्टर्स क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा। यही तो हो रहा है। न्यू रियलिज्म क्या कह रहा है कि हम जो है एक डर में जी रहे हैं, एक फियर में जी रहे हैं, एक डिटरेंस में जी रहे हैं कि वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो वो मेरे पे हमला कर देगा, तो एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट कर लिया है। एंड वी आर जस्ट हम जितने भी वेपन्स हैं उनको जो हम आर्म्स अप कर रहे हैं, आर्म्स रेस हो गई है, ठीक है, आर्म्स रेस हो गई, तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। 19th क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन भी अगेन बहुत ईजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अनरिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट। क्या कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेगा कि अनरिस्ट्रेन्ड मतलब बिना रोक के डेवलपमेंट करो? कभी नहीं कहेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट है, पर फिर भी मैं बाकी ऑप्शंस को आपके लिए लेके जाऊंगी। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जनरेशनल इक्विटी। जनरेशनल इक्विटी का मतलब ये होता है कि आप जो आज यूज़ कर रहे हैं वही आपके आगे आने वाली जनरेशन जो है सेम क्वांटिटी में यूज़ करेगी। यही तो बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूजिंग द गुड्स लाइक दिस दैट यू आर यूजिंग मीटिंग योर प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। यही तो बात बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी जो है वो करेक्ट है। तो 19th क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर होगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट एडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी पेरिफेरी। इससे बड़ा तुम्हें इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा यार। एक आंसर याद कर लो, वॉलेस्ट्रीम का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी याद करो। 3 चीज़ों की बात करता है वह, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी की। ठीक है, रॉल प्रेबिस जो है वो भी डिपेंडेंसी का थिंकर है। आंद्रे गुंदर फ्रैग जो है कोर एंड पेरिफेरी की बात करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एंड सैटेलाइट्स की बात करते हैं।
कार्डोसो भी जो है डिपेंडेंसी के थिंकर है। बस आज की वीडियो मैंने रखी है 20 क्वेश्चंस की। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। उसी के साथ साथ किसी को भी पेपर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे तो आप मुझे रीच कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या तो मुझसे रीच कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे। एंड डू शेयर ऑल माई वीडियोज़, कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियो।